कक्षा 12 में हम लोगों ने पिछले दिन अध्ययन किया था इलेक्ट्रिसिटी, और उम्मीद है कि आप घर पर रह करके सुरक्षित रह करके ये पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपको न्यूमेरिकल में भी कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपसे जो भी प्रश्न आप लोगों ने हमसे पूछा, हमने कोशिश किया कि उसका सलूशन आप तक पहुँचाएँ। अगर फिर भी किसी का इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से शेयर करें। दूसरा चैप्टर जो हमको पढ़ना है उसका नाम है गॉस की प्रमेय। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है उसका नाम है गॉस की प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। तो दूसरा चैप्टर अब हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 2 है गॉसिस थ्योरम। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे गॉसिस थ्योरम के बारे में। गॉसिस थ्योरम हमारा टॉपिक है। गॉस लॉ या गॉसिस थ्योरम के बारे में हमको पढ़ना है। इस गॉस की प्रमेय में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है क्षेत्रफल वेक्टर। सबसे पहला पॉइंट जो भी हमको पढ़ना है वो है क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। अंग्रेजी में आप इसको एरिया वेक्टर भी कहेंगे। एरिया वेक्टर माने अगर हम इसकी बात करें तो ये है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर भी आप कह सकते हैं या क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं। क्या है इसकी जरूरत और क्यों हम इसको पढ़ते हैं? हमने अभी तक पढ़ा है सदिश राशियों का ब्यौरा हमने पढ़ा है। उन्हीं सदिश राशियों में अगर हम किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसको भी एक सदिश राशि से हम प्रदर्शित करते हैं। माना कि हमारे पास कोई समतलीय क्षेत्र है, हम लोग जनरली ये कह सकते हैं किसी भी समतल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। कोई भी समतल अगर हम लिखते हैं तो उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा भी। किसी समतलीय क्षेत्रफल, जैसे हमने मान लिया किसी समतलीय क्षेत्रफल हमारे पास है, समतलीय क्षेत्रफल हमने क्या लिख लिया है, ए। एक समतलीय क्षेत्रफल ए है, में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। ये याद रखना है, दिशा भी होगी। अगर कोई भी समतलीय क्षेत्रफल है जिसका परिमाण ए है तो उसमें दिशा भी होगी। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? दिशा को प्रदर्शित करने के लिए तल के अभिलंबोत, ये क्षेत्रफल है जिसको आपने लिखा है, इसका एरिया वेक्टर ए है। इस तल के अभिलंबोत जो भी रेखा खींची जाएगी, तल के अभिलंबोत जो भी रेखा हम खींचते हैं उसी को उसका क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इसमें जो आपने लिखा है अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर सदिश ए बराबर क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो गई, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर आपको मिल जाएगा ए इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है, तल के अभिलंबोत खींची गई रेखा के अनुदिश एकांक सदिश। एन कैप जो है वो तल के अभिलंबोत खींची गई रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। और आपने प्रदर्शित किया क्षेत्रफल वेक्टर को वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप। इसका मतलब किसी भी सदिश राशि को यानी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी, एक उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। इसका मतलब हम एक बात नोटिस कर चुके हैं कि क्षेत्रफल में भी दिशा होगी। उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है घन कोण, सॉलिड एंगल। दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है वो है सॉलिड एंगल। तो घन कोण के भी बारे में जानेंगे। बिना इन सब चीजों के बारे में जाने हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमको इसको भी पढ़ना है। घन कोण या सॉलिड एंगल क्या है हमने पढ़ा है। हम जानते हैं किसी भी वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाया जाता है, ये हमने पढ़ा है। किसी भी वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनता है उसे आप समतलीय कोण कहते हैं और उसका मात्रक रेडियन होता है, ये हमने पढ़ा है 9th में। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। ऐसे ही कोई भी अगर हमारे पास समतल ना होकर के बल्कि गोला हो, समतल ना होकर के बल्कि क्या हो, गोला हो, तो गोले के द्वारा, संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, घन कोण। तो हम लोग जानेंगे घन कोण क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा
तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर, यानी गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर शंकु के आकार, शंकु के आकार का बना कोण, शंकु के आकार का बना कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पली हम लोग समझे कि हम लोग एक फुटबॉल के अंदर हैं और फुटबॉल के सेंटर पर हम लोग हैं, तो फुटबॉल में छोटे छोटे कपड़ों को सिल करके बनाया जाता है। किसी एक कपड़े के बारे में सोचे तो वो हमारी आंख पर शंकु के आकार में जो कोण बनाता है, उसी कोण का नाम घन कोण। इसके लिए हमने माना कि हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है। इस तरह से हमने बना लिया, एक गोलीय पृष्ठ है जिसकी परिसीमा माने इसकी बाउंड्री लाइन पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है। हमने अपने पास से माना कि एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, माना कि एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a, जिसका क्षेत्रफल कितना है a, के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव, एक सूक्ष्म अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल dA, अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है dA। तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसको आपने किससे लिखा? dA से। इसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल r। इस पृष्ठ की केंद्र से दूरी हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r। तो इस पृष्ठ की परिसीमाओं के द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनाया जाएगा उसी का नाम घन कोण होगा। चित्र को ध्यान से देखिए, इसी परिसीमा द्वारा जो सेंटर पर कोण बनता है इसी को आप घन कोण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? घन कोण। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो केंद्र से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें याद रखना है। अनुपात जो है तो नियत हो जाएगा, जब अनुक्रमानुपाती होगा तो अनुपात नियत हो जाएगा। गोलीय क्षेत्रफल डीए जो आपने लिखा है, गोलीय क्षेत्रफल डीए, गोलीय क्षेत्रफल डीए केंद्र से दूरी के वर्ग, यानी हम त्रिज्या भी कह सकते हैं, केंद्र से दूरी के वर्ग या त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम ये कह सकते हैं dA अपॉन आर स्क्वायर एक नियत वैल्यू होगी या एक नियतांक होगा, या हम कह सकते हैं नियत रहेगा। और इसी नियतांक को हम लोग घन कोण से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः घन कोण d ओमेगा बराबर आपको मिल जाएगा dA अपॉन आर का स्क्वायर। तो घन कोण को हमने डिफाइन कर लिया। हमने पढ़ा है किसी वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण होता है और उसका मात्रक रेडियन भी होता है। तो अगर हम वृत्तीय चाप ना लेकर के बल्कि गोला ले रहे हैं और उस गोले पर, गोले के कारण या गोले के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म अल्पांश को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो शंकु के आकार का जो भी कोण बनेगा उसी का नाम घन कोण हो जाएगा। तो घन कोण को d ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे अगर सूक्ष्म अल्पांश लें, और अगर पूरा गोला लेते हैं तो d हट जाएगा, केवल ओमेगा रहेगा। फार्मूला हो जाएगा d ओमेगा बराबर dA अपॉन आर का स्क्वायर। इसका मात्रक भी हम लोग जानेंगे, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या पढ़ेंगे? स्टेरेडियन, इसको पढ़ेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन पढ़ा जाता है, स्टेरेडियन या स्टेरेडियन जो भी आप पढ़ पाए स्टेरेडियन होगा। तो हमने पढ़ा है SR शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो आपने गोला लिया है वो संपूर्ण हो, संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर अंतरित घन कोण, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार संपूर्ण गोला, जो गोला आपने इस्तेमाल किया वो सूक्ष्म ना लेकर के पूरा ले, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई r का स्क्वायर।
अगर हम संपूर्ण गोला लें तो a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर अंतरित घनकोण, संपूर्ण गोले के कारण कहां पर, केंद्र पर अंतरित घनकोण, केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या हो सकता है, अंतरित घनकोण, जहां पर d हटा था वहां पर d हट जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा बराबर a अपॉन आर का स्क्वायर। सूत्र क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना, a अपॉन आर का स्क्वायर। a माने संपूर्ण क्षेत्रफल, a माने क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल, और a अपॉन रेडियस तो स्मॉल r माने थे, मान रख देंगे। a की वैल्यू है 4 पाई आर का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होगा। ध्यान दीजिए 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपसे विकल्प ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी गोले के कारण संपूर्ण केंद्र पर बनने वाला घन कोण कितना होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं संपूर्ण केंद्र पर बनने वाला घन कोण भी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होगा। तो हमने दो बातें पढ़ी, एक आपको बताया गया किसी भी क्षेत्रफल में दिशा भी होती है और उसकी दिशा पृष्ठ पर अविलंबोत बाहर की ओर खींची गई रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा है घन कोण, घन कोण के बारे में आपको बताया गया किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसकी परिसीमाओं के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले शंकु के आकार के कोण को घन कोण कहते हैं। और अगर सूक्ष्म अल्पांश अवयव है तो घन कोण का फार्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर का स्क्वायर। और यदि संपूर्ण गोले का फार्मूला पूछा जाता है, संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर अंतरित घन कोण बताइए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होगा। ये हमको याद करना है। इसी में घन कोण में और आगे हमने मान लिया, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए केंद्र से, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है। हमने मान लिया है, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ये केंद्र O है और यहां से स्मॉल r दूरी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, इस तरह से हमने बना लिया एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। ध्यान दीजिए स्मॉल r दूरी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है जिसको आपने dA से प्रेजेंट किया है। किससे प्रेजेंट किया है, dA से। यहां पर dA जो अभिलंब क्षेत्रफल आपने बनाया है उसका हमने मान लिया है उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA का अभिलंब क्षेत्रफल, यानी अभिलंब दिशा इसकी कह दें तो वेक्टर n होगी। क्या होगी, वेक्टर n उसकी दिशा हो जाएगी। साथ में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा जो उसके पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब या अभिलंब के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसका प्रक्षेप, यानी अगर हम केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या की दूरी भर करके एक गोला खींचते हैं तो उस गोले पर इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रक्षेप, जो आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया है उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिक्षेप dA cos थीटा होगा। माने उसका घटक क्या लिया जाएगा, dA cos थीटा, तो उसका प्रक्षेप बन जाएगा dA cos थीटा। अगर हम इस तरह से बनाएं, हमने जो गोला बनाया था, अगर इस गोले को ऐसे बनाते हैं तो इस गोले पर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रक्षेप हो जाएगा dA cos थीटा। तो जितना हमने अभी अभी कवर किया है ये उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रक्षेप है, dA cos थीटा होगा। अब घन कोण का मान बदल जाएगा। तो आपने क्या क्या माना है, माना कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। कहां से, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। वेक्टर n व वेक्टर dA के बीच का कोण कितना माने हैं, माना कि वेक्टर n कैप व वेक्टर dA के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा है। कितना है, थीटा है। तो उस गोले का प्रक्षेप, माने उस dA क्षेत्रफल का प्रक्षेप, तो r त्रिज्या के गोले पर, r त्रिज्या के गोले पर, r त्रिज्या गोला कौन है, ये दिखाई दे रहा है, यहां तक की दूरी आपने स्मॉल r मानी, तो ये r त्रिज्या की गोले है। गोले पर क्षेत्रफल का प्रक्षेप, क्षेत्रफल का प्रक्षेप dA होगा कि dA cos थीटा, प्रक्षेप हो जाएगा dA
cos थीटा होगा। अतः केंद्र पर अब घन कोण क्या होगा? केंद्र पर अंतरित घन कोण, अब की मान बदल जाएगा। अंतरित घन कोण सूत्र क्या होगा? डी ओमेगा बराबर फार्मूले में आएगा DA cos थीटा एंड डिवाइड बाई r का स्क्वायर। अब आपको समझना है कि कब आप ये यूज करेंगे। यदि पृष्ठ स्फेरिकल है, बिल्कुल गोलीय हो, तो आप वहां हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डी ओमेगा बराबर DA अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन अगर पृष्ठ तिरछा हो, स्फेरिकल ना हो, किसी भी आकार में हो, तो हमेशा प्रक्षेप वाला फार्मूला यूज किया जाएगा डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा डिवाइड बाई r का स्क्वायर होगा। ये आपको याद करना है। कब कौन सा यूज करना है ये क्वेश्चन में इंडिकेट रहेगा। अगर कभी भी पृष्ठ तिरछा है, किसी भी आकार में है, स्फेरिकल नहीं है, गोलीय नहीं है, तब आप DA cos थीटा इस्तेमाल करेंगे। अनदर कंडीशन में सीधे आप DA इस्तेमाल करेंगे। सदिश रूप में भी इसको लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। डी ओमेगा बराबर आपको मिल जाएगा, सदिश रूप में अगर लिखते हैं तो आपको मिलेगा वेक्टर DA और इनटू n कैप एंड डिवाइड बाई r का स्क्वायर। ये सदिश रूप में है, मान दोनों का गुणा कराएंगे तो n कैप के साथ जब गुणा कराएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया घन कोण के बारे में। यदि पृष्ठ स्फेरिकल है तो घन कोण डी ओमेगा बराबर DA अपॉन r स्क्वायर होगा, और अगर स्फेरिकल नहीं है, किसी भी आकार में है, तो फार्मूला होगा डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यूज भी अभी पता चल जाएगा। अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत क्षेत्र का गुण है। हमने पढ़ा है, माने हम जनरली जानते हैं वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। कैसे गुण है? प्रॉपर्टी हमने वैद्युत क्षेत्र की पढ़ी थी, उसमें वैद्युत बल रेखाएं आपको बताई गई थी। वैद्युत बल रेखाएं सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। जहां पर बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान दुर्बल होता है, निर्बल होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? कक्षा 10 में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा आपने, वैसे हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, और ये वैद्युत बल रेखाओं के संख्या की माप होती है। हम कह सकते हैं किसी भी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ हमारे पास दिया गया है, किसी भी पृष्ठ से या काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ मतलब यहां काल्पनिक होगा, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से लिखते हैं, इसे फाई ई, इसको फाई बोलते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पढ़ लिया कैसे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो पिछले दिन हमने पढ़ा था फाई पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिखा जाता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पृष्ठ है जिसमें से बल रेखाएं होकर के गुजर रही, ऐसा हमने बना लिया। हमारे पास एक पृष्ठ है जिसमें से बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। इसी पर एक सूक्ष्म पृष्ठ या सूक्ष्म अल्पांश हम लोग बनाते हैं। इसी में जिस तरह से हमने बनाया है, इसी में एक सूक्ष्म
अल्पांश भी बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल dA, क्योंकि ये dA बहुत ही लघु है इसलिए हम इसको समतलीय भी मान सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं? समतलीय। अगर dA बहुत ही लघु है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? समतलीय। इसमें से होकर के बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें से होकर के बल रेखाएं गुजर रही हैं। जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तीव्रता का मान उतना ही ज्यादा होगा। हम जानते हैं अगर बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E। और अगर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को आपने dA मान रखा है तो इसकी दिशा होगी वेक्टर dA। इसकी दिशा क्या होगी? वेक्टर dA। जैसा चित्र में दिखाया गया, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे। आपने जो प्रदर्शित करने का चाहा है उसको हमने लिखा। हमारे पास एक पृष्ठ है, समतलीय पृष्ठ है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये केवल समझना है, समतलीय पृष्ठ है जिसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही। इसी पर एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव क्या बनाया हमने? dA। इस सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA बहुत ही लघु है। अगर हम मान लें, माना कि dA बहुत ही लघु है, dA बहुत ही लघु है। अगर dA बहुत लघु है तो समतलीय होगा, अगर बहुत छोटा है तो समतल बना लेगा, वो समतलीय होगा। अगर ये समतलीय होता है तो ऐसे कंडीशन में वहां पर जो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे वो dA से प्रदर्शित करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, वेक्टर E और dA का स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर E व वेक्टर dA का अदिश गुणनफल भी वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं समतलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वेक्टर E व dA के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। माने हम एक और डेफिनेशन पढ़ चुके, कक्षा 10 में हमने पढ़ा था फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर dA। तो उसी तरह से हम यहां पढ़ेंगे फाई E बराबर, अतः वैद्युत फ्लक्स ये सूक्ष्म है इसलिए d फाई E इस्तेमाल करेंगे। वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर हम संपूर्ण को इस्तेमाल करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ समतलीय पृष्ठ है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। फाई E बराबर इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ये सर्किल नहीं है समतल है इसलिए यहाँ सरफेस इंटीग्रल आएगा, a लिख देंगे और फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो वैद्युत फ्लक्स भी आप पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, फाई E से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ा, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर dA, इन दोनों का अदिश गुणनफल भी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई E से लिखेंगे फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब इसमें कुछ बातें और भी हमको जाननी है वैद्युत फ्लक्स में, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ऐसे में और बातें भी पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स कभी नेगेटिव भी होता है और कभी पॉजिटिव भी होता है। तो अब वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव कब होगा और वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यदि बल रेखाएं बाहर, पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हूं, इसमें पहला पॉइंट है, यदि बल रेखाएं पृष्ठ से, विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है, पृष्ठ से बाहर निकल रही हूं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अपोजिट क्या हो जाएगा? यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हूं, परंतु यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हूं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो फ्लक्स कैसा होगा?
नेगेटिव। याद रखना है कब पॉजिटिव होगा फ्लक्स और कब नेगेटिव होगा, इसके बारे में आपको मालूम हो गया। यदि पृष्ठ बंद हो, जैसे बंद का मतलब वायु से भरा हुआ एक गुब्बारा, अगर बंद हो तो फ्लक्स तब क्या होगा। ये तो समतल था, अगर समतल की जगह पर हम बंद पृष्ठ इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहां पर फ्लक्स क्या होगा। यदि पृष्ठ बंद हो, यदि बंद पृष्ठ हो, यानी पृष्ठ पूर्णतया बंद हो, यदि पृष्ठ बंद हो, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, वायु से भरा गुब्बारा, अगर ऐसा कभी हो जाए पृष्ठ बंद हो तो फ्लक्स क्या होगा। तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अगर बंद पृष्ठ इस्तेमाल करते हैं तो वहां से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जैसे समतल पृष्ठ पड़े हैं वैसे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, याद रखेंगे इसको, वायु से भरा गुब्बारा का मतलब सरफेस होगा, और अगर वो गोला हो गया तो भी यही लगेगा। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला बदल जाएगा, फाई ई बराबर होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल बदल जाएगा और बीच में सर्किल बना देंगे, इसको पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो यदि कभी पृष्ठ समतल हो जाता है तो उससे होकर गुजरने वाला पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी होगा। यदि वेक्टर ई व डी के बीच का कोण, ई व वेक्टर डी के बीच का कोण थीटा हो, हमने मान लिया वेक्टर ई व डी के बीच का कोण, जैसा चित्र में भी दिखाया गया था उस फिगर में, अगर ई और डी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी बराबर थे, पिछले दिन आप पढ़े हैं, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होगा। तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए और इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर होगा ई डी ए और इंटू कॉस थीटा। जितना भी आपने लिखा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इंटू कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब हुआ संपूर्ण एरिया, परंतु ये जानते रहिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए माने संपूर्ण एरिया। यदि पृष्ठ का संपूर्ण एरिया ए है तो फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू कॉस थीटा इंटू ए, या सिंप्लीफाई होकर के आपको मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। याद होगा आपने बी ए कॉस थीटा पढ़ा, तो ये फार्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। कब होगा, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच बनने वाला कोण थीटा है, और थीटा कब बनेगा ये आपको बताया गया था। यदि पृष्ठ स्फेरिकल हो जाए तो वहां थीटा नहीं होगा, वहां जीरो हो जाएगा। अगर स्फेरिकल नहीं है, किसी भी आकृति में है, तो फार्मूला होगा फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। हर कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरह से हो। यदि पृष्ठ समतल हो, यानी समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबोत हो जाए, यदि समतलीय पृष्ठ, जो पृष्ठ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि समतलीय नहीं पृष्ठ कर लें, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबोत हो, ध्यान रहे अभिलंबवत हो, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, अभिलंबोत हो, जैसे पृष्ठ आपने दिया था उसी पृष्ठ को अगर हम अभिलंबोत बना दें, इस तरह से बना ले फिगर को, इस तरह हमारे पास पृष्ठ था और इसमें से बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। अगर ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं माने पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर आ रहे हैं, जो पृष्ठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अभिलंबोत बाहर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, सामने की तरफ बाहर निकलनी चाहिए। अगर इस तरह से हम लोगों ने बल रेखाओं को दर्शाया है कि बल रेखाएं इस तरह से इसमें से बाहर आती हैं, तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर दिखाया गया वेक्टर ई और ये ए था, इस तरह से बल रेखाएं अगर इसमें से सीधे बाहर आती हैं, विलंबोत हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 अंश होगा, क्योंकि फ्लक्स अधिकतम होगा। ध्यान रहे यहां लंबोत कहा गया था, लंबोत का मतलब होता है बल रेखाएं और पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा के बीच बनने वाला कोण 0 अंश।
पृष्ठ क्षेत्रफल माने ई और डीए के बीच, वेक्टर ई व डीए के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 अंश। ये याद रखेंगे, अविलंबोत का मतलब यही हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। तो फ्लक्स अधिकतम होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस 0, परंतु कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो फिर आपका फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा E इंटू ए। ये कब इस्तेमाल होगा आपको मालूम है, यदि पृष्ठ अविलंबोत है तो अधिकतम फ्लक्स होगा, फार्मूला हो जाएगा E इंटू ए। और अगर पृष्ठ अविलंबोत नहीं है बल्कि कोई ना कोई कोण बन रहा है क्षेत्रफल के साथ, तो फार्मूला होगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक बार सिंपली आपको दोहरा देते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, या हम कह सकते हैं किसी समतलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जनरल फार्मूला क्या होगा, पाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा। यदि पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ अभिलंबोत हो जाता है तो फिर फ्लक्स होगा पाई ई इक्वल टू इंटू ए, और यदि समांतर हो जाता है तो फ्लक्स 0 होगा। यदि ये समांतर हो जाए, अभिलंबोत ना हो, तो कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, यहाँ लिख दें, शायद दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, जनरल फार्मूला हमने पढ़ लिया, फाई बराबर ई इंटू ए, हमने पढ़ा है फार्मूला फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो फाई ई का मात्रक लिखेंगे, इसमें दो राशियां हैं, एक ई है और ए है। ई का मात्रक बताया गया था न्यूटन बाई कूलम, और इंटू एरिया होगा मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो आपने पढ़ लिया, इसका पहला मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। इसी का पहला मात्रक आपने पढ़ लिया, और ये दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, फाई ई का दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं, फाई ई का मात्रक, बी का, इसमें ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बाई मीटर, और इनटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, इसका दूसरा मात्रक होगा वोल्ट मीटर। शॉर्ट टर्म में लिखा बीएम माने वोल्ट मीटर। तो दो मात्रक पढ़ लिया आपने, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर, और दूसरा मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। इसकी विमा भी पढ़नी है, वैद्युत फ्लक्स की विमा, यहाँ लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स की विमा, वैद्युत फ्लक्स की विमा, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स की विमा माने आपको फाई ई की विमा पढ़नी है, दो राशियों पर, चाहे मात्रक पर लिख ले चाहे उस पर लिख ले। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, न्यूटन बल है, बल की विमा होती है mLt की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर माने L स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई कूलम AT लिखा जाता है। कूलम को AT करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ एक ही जगह है L का गुणा होगा L क्यूब हो जाएगा, और T की पावर ऊपर जाएगा -3, और A की पावर -1 होगा। ध्यान दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ml क्यूब, T की पावर -3 और A की पावर -1 हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम इस चैप्टर में गॉस की प्रमेय में जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसका नाम था गॉस की प्रमेय। तो अभी तक तो हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी नहीं, हमारा अगला टॉपिक यही होगा, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इस प्रमेय के जरिए हम एक विशेष बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी आवेश या कोई भी पृष्ठ खींचते हैं, उसके अंदर बहुत से आवेश रखे गए हैं, तो वहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये हम बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बारे में बताया था गॉस ने। तो हमारा टॉपिक होगा गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस का नियम, ये सब सिंपल है। गॉस का नियम या इसी को हम कहेंगे और गॉस की प्रमेय, दोनों एक ही चीजें हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उसके द्वारा घिरे हुए कुल आवेश के बीच में एक संबंध बताता है। मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो वहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, उसी के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया है। इनका स्टेटमेंट या नियम हमको याद रखना है, बाकी ये चीजें आप बुक से देख करके लिख लेंगे। आपको बताया गया कि स्थिर विद्युतकी में किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उसके द्वारा घिरे हुए आवेश के बीच में रिलेशन कौन बताता है, गॉस की प्रमेय। क्या बताता है, गॉस की प्रमेय में बताया गया किसी भी पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ या बंद गोलीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ या फिर हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ, खुला होगा तो नहीं होगा, किसी बंद पृष्ठ
से होकर, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत आवेश, कुल वैद्युत आवेश नहीं बल्कि फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए नेट आवेश, नेट माने टोटल, नेट आवेश Q का 1/ε0, क्या पढ़ेंगे इसको, 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कितना फ्लक्स बाहर आएगा उसका स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स घिरे हुए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात हम इसका सिंपली फार्मूला लिख सकते हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा, पहले तो हम ये पढ़ेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ है तो सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से Q/ε0 गुना। तो आपने पढ़ लिया, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और घिरे हुए आवेश के बीच में संबंध बताता है गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू Q/ε0। इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, वो भी जान लें। माने अगर आपसे पूछा जाता है गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप बताइए, तो आप यही याद रखेंगे, यही गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है, गॉस की प्रमेय का समाकल रूप है, समाकलन या समाकल कह सकते हैं, समाकल रूप है या समाकलन रूप है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है समाकलन रूप लिखिए, तो आप यही लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, आप इक्वल टू लिख सकते हैं Q/ε। तो ये प्रमेय बताया, उन्होंने अपना थ्योरम दिया, उसके जरिए हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रूफ भी इन्होंने बताया। तो हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय का प्रूफ, कि जो चीजें हमें बताई है इसका बिना प्रूफ के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं। हम मान लेंगे, माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। इस बंद पृष्ठ के भीतर ऐसे बनाएंगे एक बंद पृष्ठ, और इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। हमने मान लिया है कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है a, इसके भीतर स्मॉल बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। तो जितना आपने माना इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। माना कि एक बंद पृष्ठ, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप कोशिश करेंगे। माना कि एक बंद पृष्ठ जिसके भीतर बिंदु A O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल कितना है A, कुल मिलाकर A पृष्ठ का, A क्षेत्रफल का एक कोई पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। हमें ज्ञात करना है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे, माना कि इसके पृष्ठ के पर एक बिंदु P है, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक पृष्ठ P है जिसके चारों तरफ एक सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया, माना कि उसके आगे, माना कि इस बंद पृष्ठ, यानी माना कि पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है P, जिसका सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA, क्षेत्रफल हमने मान लिया, अवयव क्या है dA, सूक्ष्म अल्पांश अवयव dA है। बिंदु यहां पर प्लस Q कूलाम का आवेश है, तो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो वहां तीव्रता भी होगी। आवेश Q के कारण, ध्यान दीजिए, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर, पढ़ा हमने, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कैलकुलेट की जा सकती है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर। वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा और इसकी दिशा OP की ओर होगी। आपने पढ़ा है दिशा कहां होगी, OP की ओर। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करेगा और इसकी दिशा कहां होगी, OP की ओर। तो ये वेक्टर E की दिशा है। प्लस आपने क्षेत्रफल जो बनाया है, यानी क्षेत्रफल वेक्टर जो आपने बनाया है, उस सदिश की भी तो दिशा होगी। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन हमने मान लिया है वेक्टर dA। माना कि पृष्ठ क्षेत्रफल, माना कि जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है उसमें भी दिशा होगी, उसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की तरफ होगी। उन दोनों के बीच का कोण थीटा है। हमने मान लिया, माना कि E व dA के बीच, माना कि वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। के बीच का कोण कितना है, थीटा। हमने मान लिया, माना कि E व dA के बीच का कोण थीटा है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है। फार्मूला जो आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसलिए D आएगा। वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ध्यान दीजिए, d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। परंतु E और dA के बीच का कोण कितना माने हैं, E और dA के बीच का कोण थीटा है। तो E dA वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा E इंटू dA और इंटू कॉस थीटा। तो आपने पढ़ लिया d फाई E बराबर हो जाएगा E dA इंटू कॉस थीटा। E का मान समीकरण 1 से रखते हैं। कहां से रखेंगे, यहां लिखेंगे E का मान समीकरण 1 से रखने पर रख देते हैं। तो आपको मिलेगा d फाई E इज इक्वल टू, E की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। ध्यान से देखिए, आप इस बात को ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे समझ जाएंगे। फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके द्वारा बनने वाला घन कोण d ओमेगा, फिगर को बनने वाला घन कोण कितना है, d ओमेगा है। परंतु यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर या बिंदु O पर, द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण BA d ओमेगा है। तो d ओमेगा बराबर क्या होगा, d ओमेगा बराबर dA cos थीटा डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है dA cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। पिछले दिन हमने आपको भी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया dA cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वहां देखिए हम मान रख देंगे। इसी फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज करिए, d फाई E बराबर आपको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू dA cos थीटा एंड डिवाइड बाई R का स्क्वायर। dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू d ओमेगा होगी। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई E या d फाई E बराबर आपको मिल जाएगा, वहां पर मान रख दें Q/4πε0 और इंटू d ओमेगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू पूरा क्षेत्रफल कितना माने, a। पूरा क्षेत्रफल आपको बताया गया था कितना माने थे, a माने हैं। तो हमने मान लिया अगर पूरा क्षेत्रफल a है तो हम कुल कितना फ्लक्स बाहर आएगा उस पर भी कैलकुलेशन कर लेंगे। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल की सरफेस इंटीग्रल, दोनों के बारे में सोच लीजिए। तो सरफेस बंद है, क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा और इंटू d फाई E। तो d फाई E का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा Q/4πε0 और इंटू d ओमेगा। थोड़ा और सरल करते हैं, R फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा। परंतु क्या पढ़े हैं आप,
संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर बनने वाला घन कोण ओमेगा होता है। घन कोण कितना होता है? ओमेगा, और इसकी वैल्यू 4 पाई रेडियन स्टेरेडियन होता है। संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर बनने वाला घन कोण ओमेगा होता है, उसकी वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होती है। अतः फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। अभी जो लिखे हैं यही क्या है? गॉस की प्रमेय। तो आपने पढ़ लिया गॉस की प्रमेय क्या है, इसके बारे में अंदाजा हो गया। तो गॉस की प्रमेय क्या है ये आपने पढ़ लिया। अब अगर किसी गॉस की प्रमेय के द्वारा अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारे पास भीतर केवल एक ही आवेश था। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें भीतर कई आवेश है कि एक ही है? एक ही आवेश है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि भीतर एक आवेश ना हो बल्कि बहुत से आवेश रखे गए हों, तो वैद्युत फ्लक्स कैसे और कितना होगा? यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर, यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर, बंद पृष्ठ किसके भीतर? ए के भीतर Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 एंड सो ऑन डॉट डॉट आवेश रखे गए हों, एक आवेश ना हो बल्कि बहुत से आवेश स्थित हों, इतना आवेश स्थित हों, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा? तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसके बारे में भी आपको बता दें। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। और आवेश जहां जहां पर प्लस साइन है, ध्यान रखिए, जहां जहां पर क्या है? प्लस साइन है, उनके आवेश पॉजिटिव होंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 एंड सो ऑन डॉट डॉट। मतलब आपने क्या पढ़ा? आवेश के बीजगणितीय योगफल या वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। यानी हम स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से होकर गुजरने वाले सभी आवेशों के कारण पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्सों की बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। स्टेटमेंट में भी आपको यही याद रखना है, यदि एक आवेश है तब तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स घिरे हुए नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होगा। यदि आवेश एक नहीं बल्कि बहुत से रखे गए हैं तो समस्त के कारण एक एक के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और उन वैद्युत फ्लक्सों का बीजगणितीय योगफल कर लेंगे। माने जो प्लस है वो प्लस होगा और जो माइनस है वो माइनस होगा। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा क्यू। अब हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। हमारा अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है तो गॉस की प्रमेय तो हमने पढ़ी ली। हमारा अगला टॉपिक होगा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। किताबों में बहुत से अनुप्रयोग दिए हैं, हम केवल लिख कर आज छोड़ दे रहे हैं, बाकी इस पर डेरिवेशन अगले दिन बताया जाएगा। पहला अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, या हम कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता चाहे कहें और चाहे कूलाम का नियम भी कह ले। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता अवलिक कूलाम का नियम कहां से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। पहला पॉइंट यही होगा जिसके जरिए हम ये ज्ञान करेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा पार्ट है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। ये पॉइंट नोट कर लेंगे तभी याद रहेगा। गोलीय कोश के कारण तीव्रता एवं विभव के कारण कहीं पर भी तीव्रता एवं विभव, ये भी पॉइंट है। किसकी सहायता से करना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से। फिर एक समान रूप से आवेशित, यहां पर गोलीय कोश जहां लिखे वहीं पर चालक गोला होगा।
और इसके कारण भी हमको तीव्रता और विभव ज्ञात करना है। चौथा पॉइंट, एक समान रूप से आवेशित चालक की जगह पर हम लोग लाएंगे अचालक गोला। अचालक गोला और इसके कारण भी तीव्रता और विभव पढ़ेंगे। पांचवा, इसी के कारण एक समान रूप से आवेशित चालक तार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है क्या, चालक तार, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां, आवेश की समतल चादर। नेक्स्ट होगा आवेश की समतल चादर, चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके ही बताया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हो गया आवेश की समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आठवां, अचालक प्लेट, वो अचालक गोला था और अगला पॉइंट हमको पढ़ना है अचालक प्लेट के कारण तीव्रता। कहां से, गॉस की प्रमेय से। और आखिरी पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो बैलेंसिंग पढ़नी है, मतलब किसी भी आवेश का चालक प्लेटों के बीच संतुलन। तो आवेश का संतुलन ये भी हमको पढ़ना है, चालक प्लेटों के बीच आवेश का संतुलन। इतना ही पॉइंट आपको गॉस की प्रमेय में पढ़ना है। कुल मिलाकर 10 है। 10 में से ये जो शुरुआत के 5 पॉइंट लिखे गए हैं, इस 5 पॉइंट में 4 में डबल है, इसमें तीव्रता और विभव दोनों है। तो बीच के 3 में तीव्रता और विभव दोनों है और बाकी सब में तीव्रता पढ़नी है। और आखिरी पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो है आवेश का संतुलन प्लेटों के बीच में। तो जितना आपको पढ़ाया गया एक बार हम वैसे और रिवाइज कर दे रहे हैं। आपने जो पढ़ा था वो है पहला क्षेत्रफल वेक्टर, माने किसी भी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी और दिशा पृष्ठ पर अभिलंबित बाहर की ओर खींची गई रेखा के अनुदिश होगा। दूसरा, गोले के कारण केंद्र पर एक कोण बनेगा जिसका नाम घन कोण होगा। उसकी परिसीमाओं को अगर केंद्र से मिला देते हैं तो शंख के आकार का जो कोण बनता है उसको आप घन कोण कहते हैं। डी ओमेगा से लिखते हैं, पृष्ठ स्फेरिकल है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर होगा और अगर स्फेरिकल नहीं है तो डी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर होगा। फिर पढ़ा आपने वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, फाई ई से लिखते हैं और वेक्टर ई और डीए के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका जनरल फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा होगा, प्लस अधिकतम तब होगा जब पृष्ठ अभिलंबित होगा, फार्मूला होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। फिर आपने पढ़ा गॉस की प्रमेय, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गिरे हुए कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, उसका प्रूफ भी पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, हर किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर अगर आवेशों का निकाय अंदर रखा गया है तो उसके कारण भी फ्लक्स होगा, उसको भी निकाल सकते हैं। और गॉस की नियमों का अनुप्रयोग है, ये सब डेरिवेशन है जो बोर्ड पर लिखे गए हैं। तो अगले दिन पढ़ेंगे डेरिवेशन के बारे में, तब तक इसको अच्छे से तैयार करिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।